हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुबह का वक्त राठौड़ मैंशन। सुबह के 6 बजे बजे थे राठौड़। फैमिली में सब जल्दी ही उठ जाया करते थे सिवाय बच्चों के, पर आज वह भी जल्दी उठ गए थे। इसका कारण ये था कि भैरवी को पता था कि अरमान सुबह 6 बजे बजे उठता है, जिस वजह से उसने सभी घर वालों को आज जबरदस्ती 5 बजे बजे उठा दिया था। सबसे पहले तो सभी घरवाले भैरवी के इस बात के कारण हैरान थे, क्योंकि भैरवी सोने में कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ सकती थी। आज वह सबसे पहले उठकर सभी घरवालों को जबरदस्ती उठाने उनके कमरों में जाकर उन्हें परेशान कर रही थी। सबको उठाने के बाद भैरवी ने सबको जल्दी से नीचे हॉल में खड़ा होने को कहा। सबने भैरवी की बात मानकर जल्दी से खुद को क्लीन किया और सब हाल में मौजूद हो गए। अभी सुबह के 6 बजे बजे थे। सभी बच्चे अपनी बुआ को घूर रहे थे। वह सभी बच्चे थे सिवाय आरजू के, क्योंकि आरजू अभी से 1 साल की थी। वह अपने बेड पर सो रही थी। अनन्या 3 साल की थी। रेहान और राहुल की 3 साल के और आहिल 5 साल का। भैरवी में घड़ी में टाइम देखा और कहा, आप सब लोग बस 5 मिनट का वेट करो, उसके बाद देखना मैंने आप सबको क्यों बुलाया है। सब भैरवी को घूर कर देख रहे थे, क्योंकि एक तो उसने आज 1 घंटे पहले ही सबको उठाकर परेशान किया और ऊपर से बता भी नहीं रही थी कि क्यों उठाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कह पाता, उन्हें सीढ़ियों से कोई गुस्से से चिल्लाता हुआ सुनाई दिया। ये कोई और नहीं अरमान था, जो उठते ही सबसे पहले बाथरूम में गया। जब उसने अपनी हालत देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह वैसे ही सीधा हॉल में चिल्लाते हुए आया। उसे लग रहा था कि यह जरूर अनन्या, रेहान या राहिल का काम है। हाल में मौजूद सभी लोगों ने सीडीओ की तरफ देखा। जब उन सब ने अरमान को देखा तो सबकी एक साथ हंसी छूट गई। आहिर, जो अरमान के साथ रहते रहते लगभग 70% अरमान जैसा ही बन चुका था, वह भी अरमान को ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरमान घुरकर सबकी तरफ देखा, पर उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। सब पेट पकड़कर हंस रहे थे और सबसे ज्यादा भैरवी, जो सोफे पर लोटपोट होकर हंस रही थी। रात को उसने जब ये कारनामा किया तब ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से वह ठीक से देख नहीं पाई, पर अब उसे खुद की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। सीता जी ने अरमान की तरफ देखते हुए खुद की हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, ये तो हमारा अरमान अरमानी बन गया। इतना कहकर सीता जी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल अरमान के बालों की 2 छुटियां बनी हुई थी। उसके गालों पर पिंक कलर का ब्लश लगाकर मेकअप किया गया था, जिस वजह से उसके दोनों गाल बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अरमान के आंखों पर गहरा काला काजल लगाया हुआ था और माथे पर एक बिंदी भी लगाई हुई थी। अगर अरमान को कोई ठीक से ना देखे तो सबको यही लगता कि यह कोई छोटी सी बच्ची है। इस वजह से घर में कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था और जोर जोर से हंस रहे थे। सबको ऐसे खुद के ऊपर हंसता देख अरमान को और भी गुस्सा आ रहा था। आखिर में उसके गुस्से का गुब्बारा फूट ही गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए आप सब हंसना और मुझे जल्दी बताइए ये किसने किया। अरमान को इतना गुस्सा करते देख सब एकदम से चुप हो गए। सीता जी ने खुद की हंसी को कंट्रोल करने के बाद अरमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हमें नहीं पता। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। अरमान ने घूरकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अरमान ने अपने नजरें अनन्या, रेहान और राहिल की तरफ करते हुए कहा, तुम तीनों मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम तीनों में से ये किसने किया। अगर मैंने खुद पता लगा लिया तो तुम तीनों की अच्छी खातिरदारी करूंगा। अनन्या, रेहान और राहिल ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, भैया हमने नहीं किया। अरमान ने गुस्से से घूर कर उन तीनों की तरफ देखा। तभी अरमान के दिमाग में एक बात ठनकी। उसके गुस्से की वजह से उसके रूम में कोई नहीं आता, पर भैरवी कल से
ना जाने कितनी बार अरमान के रूम में आ चुकी थी। अरमान ने अपनी नजरें उन तीनों से हटाकर भैरवी की तरफ देखा, जो अभी भी सोफे पर लोटपोट होकर हंस रही थी। हालांकि उसके हंसने की आवाज नहीं आ रही थी, पर फिर भी कोई भी कह सकता था कि वह हंस रही है। अरमान ने घूरकर भैरवी की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या यह आपने किया है? अरमान की आवाज सुनकर भैरवी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपना सर ऊपर उठाकर अरमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया ये सब? भैरवी बहुत मासूमियत से कह रही थी, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई ही ना। अरमान ने भैरवी के पास जाकर खड़ा होते हुए कहा, मेरे फेस का ये हाल? इतना कहकर उसने अपने फेस की तरफ इशारा किया। उसका फेस देखकर भैरवी फिर से हंसने लगी। हंसते हुए वह फिर से सोफे पर गिर गई और अपने पेट को पकड़कर कहने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर करीब 5 मिनट बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और ठीक से सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ मैंने ही किया, पर तुम काफी क्यूट लग रहे हो अरमान, मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी अरमानी। अरमान ने गुस्से से घूरकर भैरवी की तरफ देखा। उसने अपने मन ही सोचा कि जब से भैरवी आई है उसे कितना परेशान कर रही है। इतना परेशान तो कभी कोई छोटा बच्चा भी ना करे। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, आगे से अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आप सोच भी नहीं सकती मैं आपके साथ क्या करूंगा। इतना कहकर अरमान गुस्से से अपने रूम में चला गया। अरमान के ऊपर जाते देख सब फिर से हंसने लगे और हंसते हुए भैरवी से कहा कि यह तुमने क्या की? भैरवी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, कुछ नहीं, मैं बोर हो रही थी इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करने का सोचा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरमान कितना क्यूट है, उसके चब्बी चीक्स, उसके लॉन्ग हेयर, और अगर वह लड़की की तरह ड्रेस कब होगा तो कितना क्यूट लगेगा। इसलिए मैंने अरमान का मेकअप कर दिया। आप सबने देखा कितना क्यूट लग रहा था। अगर अरमान की कोई बहन होती ना तो बिल्कुल ऐसी लगती। इतना कहाँ पर भैरवी ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, हुना में इंटेलिजेंट। भैरवी की इस बात पर कबीर ने उसके सर पर टकली मारते हुए कहा, इंटेलिजेंट का तो छोड़, पर तू एक नंबर की शैतान हो गई है। पहले भी थी पर अब उससे 100 कदम आगे। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा, मेरी शैतानी की वजह से ही सही, पर अरमान ने आज आप सबसे बात तो की। भैरवी की इस बात पर सबने गौर किया कि अरमान ने कितने दिनों बाद उन सबसे बात की थी। कबीर ने भैरवी की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, क्या ये सब की तुमने जानबूझकर किया? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है भले ही भैरवी एक नंबर की शैतान है पर मैं इंटेलिजेंट ही बहुत हूँ। भैया आप देखना, मैं अरमान को पहले की तरह जीना सिखा कर के रहूंगी, यह आपकी बहन का आपसे प्रॉमिस है। इतना कहकर पहले भी उछलते कूदते ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। सब भैरवी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे शिवाय ममता के। ममता ने खुद से कहा, बड़ी आई अरमान को ठीक करने वाली, खुद तो एक बच्ची है और कह रही है कि दूसरे बच्चे को ठीक करेगी। इतना कहकर ममता ने मुंह बिगड़ लिया। आरती जी की नम आंखों से भैरवी की तरफ देख रही थी। दिनों में उसने काफी बार अरमान से बात करने की कोशिश की, पर अरमान जैसे ही आरती दिखती अपना रास्ता बदल देता। आपने सोचा कि मैं रवि की वजह से ही सही उसका बेटा फिर से जीना सीख रहा है। आरती इतने से ही काफी खुश थी। अरमान अपने रूम में आकर खुद से कहने लगा, ये बुआ कितनी इरिटेटिंग कि मुझे परेशान करके रखा है। अभी उन्हें आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मुझे कितना परेशान कर दिया है भगवान। आज पहली बार अरमान के मुंह से गलती से ही सही पर भगवान का नाम निकल गया। अरमान खुद नहीं जानता था कि भैरवी के इन सब शरारती के कारण वह बदल रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। इन दोनों में भैरवी अरमान को जमकर परेशान करती थी, जिस वजह से अरमान काफी चिड़चिड़ा हो गया था। पर इसी चिड़चिड़ाहट के कारण ही सही पर वो घर में बहुत लोगों से बात करने लगा था, ज्यादातर अपनी दादी और दादाजी से भैरवी की शिकायत करने के लिए, क्योंकि अरमान चाहे वह भैरवी पर कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, भैरवी अपनी शैतानियों से बाज नहीं आती थी।
अरमान को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए भैरवी ने अरमान के रूप में दो छोटे छोटे खरगोश को लाकर रख दिया था और अरमान गलती से उन पर बैठ गया और वो उछलकर अरमान के ऊपर कूदने लगे। अरमान इससे इतना ज्यादा चिढ़ गया कि उसने गुस्से में भैरवी को चुड़ैल बोल दिया था। अपने लिए चुड़ैल सुनकर भैरवी गुस्से से अरमान के साथ झगड़ने लगी। उनका झगड़ा करीब 2 घंटे तक चला। आखिर में भैरवी की बकबक से परेशान होकर अरमान ने खुद के कानों पर हाथ रख कर कहा, बस करिए, आप पागल कर कर छोड़ देंगे मुझे। भैरवी ने अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर कहा, पहले तो मुझे बोलो कि मैं सबसे क्यूट हूँ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी अपनी क्यूट बुआ को चुड़ैल नहीं बोलोगे, तभी मैं तुमसे झगड़ा बंद करूंगी। अरमान ने लाचारी से अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, आप दुनिया की सबसे क्यूट लड़की हो, आपसे क्यूट लड़की दुनिया में हो ही नहीं सकती और मैं आगे से आपको कभी चुड़ैल नहीं बोलूंगा, बस अब प्लीज मुझे बख्श दीजिए। भैरवी ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा और कहा, आखिर तुम भी मान ही गए कि मैं सबसे क्यूट। इतना कहकर भैरवी ने अपने बाल झटक दी और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। ऐसे ही दिन बीते रहे और भैरवी की शैतानियां बढ़ती रही। 2 साल बाद अरमान अब 7 साल का हो चुका था। इन 2 सालों में अगर कुछ नहीं बदला था तो वह था भैरवी का अरमान को परेशान करना। अरमान इन 2 सालों में काफी बदल चुका था। अरमान पहले से कई ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट हो चुका था। अरमान पहले सिर्फ दिन रात रूम में रहा करता था, पर अब वह थोड़ा थोड़ा घर में सभी से बातें करने लगा। तो शिवाय आरती जी, ममता जी के अलावा को घर में सभी लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। सब इसका कारण अच्छे से जानते थे कि भैरवी के साथ रहते रहते अरमान में ये सब बदलाव आ गए हैं। इस 2 सालों में भैरवी ने जितना अरमान को परेशान किया था शायद ही कोई किसी को कर सकता था। पर लड़ाई में ही सही, अरमान और भैरवी का बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो चुका था। भैरवी जबरदस्ती अरमान को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाया करती थी और अरमान भी अभी काफी घूमने मिलने लगा था। भैरवी जब अरमान उदास हो तब उसे एक माँ की तरह समझाती थी। जब अरमान को किसी दोस्त की जरूरत हो तो भैरवी दोस्त बनकर उसके साथ बातें करती थी और जब अरमान उस पर गुस्सा करता था तब वह लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहती थी। आज भैरवी का 20वां जन्मदिन था और सब लोग जयपुर के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि वहां पर महापूजा के साथ साथ भैरवी का जन्मदिन भी वहीं सेलिब्रेट होने वाला था। आज भैरवी का 20वां जन्मदिन था, जिस वजह से सब बहुत खुश है। पर भैरवी मुंह लटका कर अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने अरमान और आहिल खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। भैरवी ने चीरते हुए दोनों से कहा, तुम दोनों छोटे शैतान अपने क्यूटी पाई बुआ को ऐसे नहीं घूर सकते, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है और तुम दोनों ने मुझे विश भी नहीं किया। आहिल ने थोड़ा गुस्से में कहा, बुआ, आपकी हरकतें देखकर कोई नहीं कह सकता कि आज आप 20 साल की हो चुकी है। भैरवी ने मुंह बनाते हुए आहिल की तरफ देखा और कहा, तुम जलते हो क्योंकि तुम इतने छोटे होने के बाद भी मेरे जितने क्यूट नहीं हो। भैरवी की इस बात पर आहिल ने मुंह बनाते हुए कहा कि मैं और आपसे जलूंगा। भैरवी ने बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं सबसे क्यूट, प्यारी, मासूम, आज्ञाकारी, इंटेलिजेंट हूँ और तुम में से इनमें एक भी क्वालिटी नहीं है। अरमान ने भैरवी की तरफ देखते हुए थोड़ा इरिटेटेड आवाज में कहा, अगर आपका हो गया हो तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। भैरवी ने अच्छे बच्चों की तरह अपना सर हिलाया और अरमान से कहा, कहो। अरमान ने भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच सच बताए, आर्यन मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता है? ये नाम सुनते ही भैरवी थोड़ी सकपका गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुमने ये नाम कहाँ से सुना? अरमान ने घूरकर भैरवी की तरफ देखा और कहा, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे सच बताए वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। भैरवी ने अपना मुंह बनाकर कहा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अरमान ने घूरकर भैरवी की तरफ देखा और कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझसे अपने सारे सीक्रेट शेयर करेंगे, तो फिर आपने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? अरमान ने ये सब गुस्से से कहा।
इन 2 सालों में अरमान और भैरवी की बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हो चुकी थी। हालांकि अरमान भैरवी से हमेशा गुस्से से ही बात करता था, पर भैरवी उसके गुस्से में छुपे उसके केयर को अच्छे से समझती थी। भैरवी ने थोड़ा हक लाते हुए कहा, अरमान तुम अभी बच्चे हो और मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम थोड़े बड़े हो जाते तब मैं तुम्हें बताती, और अभी मेरा शादी वादी करने का कोई प्लान नहीं है। अरमान ने कहा, ठीक है, पर आपने इस बारे में और किसी को बताया है क्या? इस पर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर मैं आज बताने वाली हूँ। इनफैक्ट आर्यन आज जयपुर आने वाला है। वह बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गया हुआ था और मैं वह पर ही उसे सबसे मिलवा दूंगी। अरमान ने हमें सर हिलाया और आगे वह भैरवी से पूछा, ये सब छोड़िए, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने आरजू का चॉकलेट चुराकर खाया और बाद में सबसे यह कहा कि मैंने और आहिल ने आरजू का चॉकलेट खाया, जबकि घर पर यह बात सब अच्छे से जानते हैं कि मैं और आहिल चॉकलेट नहीं खाते। क्या आप में दिमाग की कमी दिन ब दिन घटती जा रहे है? जिस हिसाब से आप हरकतें करती है, मुझे पक्का यकीन है कि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पता नहीं आर्यन मल्होत्रा को आप कैसे पसंद आ गई। इतना कहकर अरमान एटीट्यूड के साथ रूम से बाहर चला गया और अरमान के पीछे आहिल भी बाहर चला गया। वहीं भैरवी अपना मुंह फाड़कर अरमान की तरफ देख रही थी। अरमान के वहां से जाने के बाद भैरवी ने खुद से कहा, यार अरमान ने अभी अभी मुझे डम कहा और यह भी कहा कि आर्यन ने मुझे कैसे पसंद किया। इसका कहने का क्या मतलब है? क्या मैं बेवकूफ हूँ? इतना कहकर भैरवी जोर से चिल्लाई, अरमान, अरमान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यूटी पाई भैरवी से पंगा लेने की? भैरवी राठौड़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं अरमान के बच्चे। तो आइए जान लेते हैं आर्यन मल्होत्रा के बारे में। आर्यन मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एरिया में नंबर 2 पर आती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राठौड़ कॉरपोरेशन दुनिया में नंबर 1 पर आती है और अरमान के कंपनी एआर कॉरपोरेशन दुनिया में नंबर 3 पर आती है। तो इन दोनों के बीच में आती है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। दोपहर तक सबने जयपुर जाने की तैयारी कर ली थी। घर के बाहर आंगन में उनका प्राइवेट जेट अभी आया हुआ था। पूरी राठौड़ फैमिली सीधी जेट में जाकर बैठ गई और उनका जेट जयपुर के लिए उड़ान भर गया। अरमान अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे देख रहा था। पता नहीं, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने अपने साइड में देखा, भैरवी सीट पर नहीं थी। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा, भैरवी चैट में आरजू, रेहान और राहिल के साथ मस्ती कर रही थी। वह भैरवी की हरकत देखकर अरमान के फेस पर एक स्माइल आ गई। अरमान जानता था भैरवी सिर्फ उम्र से बड़ी हुई है, हरकतें अभी भी आरजू जैसी ही है। सब लोग दोपहर को 4 बजे तक जयपुर पहुंच चुके थे। सब थके होने के कारण अपने रूम में सोने चले गए। आज रात को 12 बजे सब भैरवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, पर हमारी भैरवी शैतान की पुड़िया कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। भैरवी में प्लान बनाया हुआ था कि वह आज जयपुर घूमने जाएगी, वह भी बिना गार्ड्स के, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक भैरवी हमेशा प्रोटेक्शंस के चलते काफी इरिटेट हो गई थी। भैरवी जहां जाती है उसके पीछे 4 हटे कट्टे बॉडीगार्ड चलते रहते। भैरवी को उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे उसके पीछे सांड चल रहे हैं। सब लोग अपने रूम में जा चुके थे। हॉल में अभी सिर्फ भैरवी, अरमान और आहिल मौजूद थे। भैरवी ने अरमान और आहिल से कहा, तुम दोनों जाकर अपने रूम में सो जाओ। आहिल चुपचाप ऊपर चला गया। अरमान अभी भी वहीं खड़ा था। उसने भैरवी की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अरमान की आंखों में कुछ अजीब भाव थे, जैसे कुछ खोने का डर। भैरवी ने अरमान से कहा, तुम जाकर आराम करो। अरमान सीधा आगे आया और भैरवी को कसकर गले लगा लिया। पिछले 2 साल में ये पहली बार था जब अरमान ने खुद से भैरवी को गले लगाया था। मैं भैरवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ मेरे लिटिल हैंडसम बॉय, आज आखिर तुम्हें बुआ पर इतना प्यार कैसे आ गया? आई नो कि मैं बहुत क्यूट हो और मेरी क्यूटनेस से सब इम्प्रेस हो ही जाते हैं, पर फिर भी तुमने 2 साल लगा दिया मुझसे इम्प्रेस होने में। नॉट गुड। अब तो मुझे अपनी क्यूटनेस पर शक होने लगा है। इतना
अपना कहकर भैरवी ने अपना मुंह फुलाते हुए अरमान से कहा, और यह सब तुम्हारी वजह से। अरमान ने भैरवी की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने रूम में चला गया। सबके जाने के बाद भैरवी ने अपने आसपास देखा, उसके आसपास सिर्फ नौकर थे। भैरवी महल से बाहर सीधा गार्डन में चली गई। उसने देखा गार्डन में रंग बिरंगी फूल लगे हुए थे। बहरे भी उन फूलों को देखते हुए अपने में ही खुश होने लगी। भैरवी ने सोचा कि अगर कार से जाएगी तो उसके पीछे बॉडीगार्ड भी आएंगे। आज उसने पाक का प्लान बनाया था कि वह बिना किसी को बताए जयपुर घूमने जाएगी। उसने देखा कि वॉल कंपाउंड के पास कोई नहीं है। उसने वहां पर टूर पर स्टूल चढ़ाया और वॉल कंपाउंड से कूदकर महल के बाहर भाग गई। महल में कोई नहीं रहता था और आज ही राठौर फैमिली आई थी। जिस वजह से नौकर कमी थी, इस वजह से यह मौका आज भैरवी को मिल गया, वरना महल की सुरक्षा के लिए हमेशा 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स और गार्ड्स लगे रहते थे। वह भैरवी बाहर गई और अपने मोबाइल से एक कैब बुक की। कुछ देर में वहां पर क्या आ गई। भैरवी उस कैब में बैठी और उसे जयपुर के फेमस जगह पर घुमाने के लिए कहा। कैब वाले ने भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। भैरवी ने गुस्से से मुंह फुलाकर ड्राइवर से कहा, अरे भैया नहीं पता, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ, आप मुझे अच्छे जगह लेकर चलो। मैं आपको आज पूरे दिन का जितना भी होगा पूरा पे करूंगी। क्या? ड्राइवर ने भैरवी से कहा, मैडम देखिए, मैं आपकी बात तो मान जाता हूँ, पर अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। भैरवी ने हैरानी से कहा, तुम्हारी बीवी और बच्चे एक ही उम्र के हैं? ड्राइवर ने खिसियानी हंसते हुए कहा, अरे मैडम वह गलती से निकल गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, बेबी मेरे जितनी ही बड़ी है। भैरवी ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जितनी मोटी है तुम्हारी बीवी। उस आदमी ने कहा, मैडम आप हमें मोटा कैसे कह सकती हैं, हम तो किसी शाहरुख खान से कम नहीं लगते। भैरवी ने मुंह बनाकर कहा, अगर शाहरुख खान तुम्हारे जैसा हो तो कोई फिल्मी ना देखे, थिएटर में जाकर दंगे ना करते। तुम शाहरुख खान से अपनी कंपैरिजन तो करो ही मत। हाँ, तुम्हारी कंपैरिजन अमरीश पुरी से भी टाइप हो। उसके ड्राइवर ने गुस्से से भैरवी से कहा, मैडम आप बहुत ज्यादा बुरी हो, आपने मुझे विलन से कंपेयर किया। भैरवी ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम बिना नहीं हो उनकी क्या? अब सड़क के बीचों बीच आकर धन से रुक गई वह। भैरवी ने चिल्लाते हुए कहा, भाई आपने क्या किया? ड्राइवर ने कहा, मैडम आगे कुछ शायद हुआ है, जाम लगा हुआ है। वह भैरवी ने देखा आगे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कैब ड्राइवर और भैरवी कैब से नीचे उतर गए। दोनों ने आगे चलकर दो रास्ते के बीचों बीच एक आदमी जो दिखने में बेहद ही खतरनाक लग रहा था। उसकी दो बड़ी बड़ी मूछें थी। हालांकि वह दिखने में इतना भी बुरा नहीं था, पर उससे नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। वह कार के बोनट पर लेटा हुआ था और उसके सामने चार लड़के एक लड़की को पकड़कर खड़े थे। वह लड़की लगातार रो रही थी, पर उनमें से किसी को कोई दया नहीं आ रही थी। भैरवी चुपचाप जाकर अपने सामने चल रहे सीन को देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि आखिर यह करना क्या चाहते हैं। तभी उसने देखा वह जो लड़का बोनट पर लेटा हुआ था वह झटके से कार से नीचे कूदा और उस लड़की के पास चल कर आया और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुझे तेरी खूबसूरती का? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को ना कहने की? अब मैं तुझे इस भरी जवानी में इस भरे बाजार में बेआबरू करूंगा, जिसके बाद तुझे अफसोस होगा कि तूने रंजन राणा के आदमी से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो लड़की रोते हुए कह रही थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे वह पसंद नहीं था इसलिए मैंने उसे मना किया, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। वो कोई और नहीं, जयपुर का सबसे खतरनाक गुंडा रंजन राणा था, जिसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से थे। पूरा जयपुर उसके नाम से कांपता था। रंजन राणा ने झटके से उस लड़की की ओढ़नी खींचकर फेंक दी। उस लड़की ने खुद के सीने को ढकने की कोशिश की, पर उसके दोनों हाथ उन चार आदमियों ने पकड़े हुए थे।
रंजन का राणा आगे बढ़ा और उसने उस लड़की के सीने को छूने की कोशिश की। वह लड़की बस रोते हुए ऐसा करने से मना कर रही थी, पर रंजन राणा कहाँ मानने वाला था। इससे पहले कि वो उस लड़की किसने को छू पाता है, किसी ने उसे झटके से पीछे खींचा और जोर की आवाज के साथ उसके गाल पर एक चांटा आकर लगा। रंजन राणा ने गुस्से से अपने सामने देखा। उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत 19-20 साल की लड़की खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती किसी परी से कम नहीं थी। अपने गाल पर हाथ रखकर रंजन राणा अपनी लस्ट भरी नजरों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि अभी अभी इसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। उसने झटके से उस लड़की खुद से चिपकाते हुए कहा, ओ माय गॉड डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो हॉट। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है, ये कोई और नहीं हमारी भैरवी ही थी जिससे किसी और लड़की की बेइज्जती सही नहीं गई। इस वजह से वह उसे बचाने के लिए आगे आई थी, पर अब वही खुद मुश्किल में पड़ गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर रंजन राणा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि भैरवी खुद को छोड़ा नहीं पा रही थी। भैरवी में छटपटाते हुए कहा, कुत्ते कमीने, छोड़ हमें। रंजन राणा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ माय बेबी डॉल, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रंजन राणा पर हाथ उठाने के बाद तो यहाँ से ऐसे ही जा सकते हो? ये सब तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। आज तक मुझे किसी ने आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं थी और तुमने सीधा रंजन राणा पर हाथ उठा दिया। तुमने रंजन राणा का ईगो हर्ट किया है बेबी, अब इसकी कीमत तुम्हें मेरे बिस्तर पर आकर चुकानी पड़ेगी। रंजन राणा की इतनी घटिया बातें सुनकर भैरवी को फिर से गुस्सा आ गया। उसने झटके से रंजना राणा को खुद से दूर किया और फिर से एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। रंजन राणा ने अपने उस गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ओ बेबी डॉल, तुमने मुझे पहले एक थप्पड़ का बदला भी नहीं लेने दिया और दूसरा थप्पड़ मार दिया। अब तो तुम्हारी जिंदगी नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर रंजन राणा ने बिना किसी वार्निंग के भैरवी को अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी में ले जाकर पटक दे। भैरवी चीखती चिल्लाती रही। उसे अब काफी अफसोस हो रहा था। अपने घर पर बिना किसी को बताया आने के कारण वह खुद को कोस रही थी कि क्यों आज उसने अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं आने दिया। भैरवी गाड़ी में लगातार छटपटा रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं दे रहे थे। उसने खुद को काबू करके रखा हुआ था। उसने अपने मन ही मन कहा, आर्यन कहाँ है आप? आपके जान को आज आपकी जरूरत है आर्यन। इतना कहकर भैरवी ने अपना सर कार के पीछे टिका दिया। रंजन राणा तेजी से ड्राइव करता हुआ वह भैरवी को कहीं लेकर जा रहा था। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में? क्या करेगा रंजन गाना भैरवी के साथ, और आखिर ऐसा क्या हुआ था अतीत में जिस कारण अरमान निरंजन राणा को इतनी दर्दनाक मौत दी? जानने के लिए बने रहिए ऑन वन पॉकेट नवल। हाय गाइज, मैंने अपनी तीसरी नावेल लिखनी स्टार्ट कर दी है जो मैं कल अपलोड करूंगी। उसका नाम है साइको किंग्स क्रूएल लव और यह कहानी है आरव ओबरॉय और आरोही शर्मा की। आरव जो सनकी इंसान है, किसी साइको से कम नहीं है। वह अपने पागलपन और जुनून के चलते कर लेता है आरोही को कैद। आरोही जो आसमान में उड़ने के सपने देखती थी, उसकी जिंदगी कैद होकर रह जाती है चार दीवारियों के बीच। आगे क्या होगा? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।